हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बैक टू द बेसिक्स। दोस्तों, हमारे चैनल का एक ही लक्ष्य है टू क्लियर यूपीएससी एग्जामिनेशन विदाउट एनी फियर। और दोस्तों, इस डर को दूर भगाने के लिए कड़ी मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। और दोस्तों, इसी कड़ी मेहनत की श्रृंखला में हम लोग इन्वायरमेंट का पीटी 365 कवर कर रहे हैं। आई नो ये तीसरा वीडियो बहुत पहले आ जाना चाहिए था, बट बीच में कुछ कारणों से मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ या लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ तो उसकी क्वालिटी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं शायद वैसी ना हो। और इस कारण से दोस्तों मैंने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया। मेरे लिए नहीं, मतलब हालांकि ये मेरे लिए ब्रेक था, बट मुझे पता था कि अगर मैं उस टाइम रिकॉर्ड भी करूँगा तो द लेक्चर क्वालिटी विल नॉट बी व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग एंड दैट शुड नॉट हैपन। एंड दैट इज़ वाई दोस्तों थोड़ा सा ब्रेक आ गया है। उसके लिए मैं सबसे पहले आप लोगों से एकदम हाथ जोड़ करके विनम्र भाव से क्षमा मांगता हूँ। और हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये बायोडाइवर्सिटी वाला जो सेक्शन है दोस्तों, ये थोड़ा सा बड़ा है, तो मे भी इसको 2 या फिर 3 लेक्चर्स में हम लोग इसको रिकॉर्ड करेंगे। अगर चैनल पे आप लोग नए हैं तो सबसे पहले तो आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना चाहिए ताकि रिलेवेंट कंटेंट आपके तक डायरेक्टली मिल सके। और ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो आप इसके पहले के जो 2 वीडियोज़ हैं इन्वायरमेंट पीटी 365 के, उसको पहले जा कर लीजिए और फिर इसको बाद में करिएगा। दूसरा काम ये है दोस्तों, जो मैं लिखने के लिए बोलूँ वही लिखना है आपको, वही आपको लिखना है शॉर्ट नोट्स में, जिसको कि आप बाद में रिवीजन कर सकते हैं। और बाकी जो चीज़ लिखने के लिए ना बोलूँ तो वो तो आपको लिखना नहीं है। तो चलिए दोस्तों, जो सेक्शन 3 है इन्वायरमेंट का पीटी 365 बायोडाइवर्सिटी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और इसमें जो पहला 3.1 चैप्टर है वो है इंटरनेशनल कन्वेंशंस, ट्रीटीज़ एंड इनिशिएटिव्स। इसमें कि सबसे पहला जो आर्टिकल है दोस्तों वो है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड के ऊपर है। ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड के बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए, इसका इसका पर्पस क्या है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड का। तो इसका पर्पस है दोस्तों टू इम्प्लीमेंट कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, ठीक है। अब क्या है दोस्तों, यूएनसीबीडी ठीक है, इसका 2020 तक के लिए 2020 तक के लिए जो टारगेट था उसको हम लोग बोलते थे आईची टारगेट्स। बायोडाइवर्सिटी के लिए है ये, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। तो इसका 2020 तक के लिए था आईची टारगेट्स, ठीक है। कुछ टारगेट्स था बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए, ठीक है। 2020 खत्म हो गया तो ये आईची टारगेट्स का पीरियड खत्म हो गया। तो बाद में इस टारगेट को चूँकि एक्सटेंड करना था या नए टारगेट्स भी ऐड करने थे, तो उसी को बोला गया है कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, ठीक है। इसमें से आपको पता होना चाहिए कि कुनमिंग जो है वो चाइना में है, मॉन्ट्रियल वो कहाँ पर है, ये आपका कनाडा में है, ठीक है। तो ये जो कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है, इसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये लाया गया है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड। ये लिख लीजिए आप, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड टू इम्प्लीमेंट कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। इसको देख लीजिए, ये क्या है, कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क क्या है, ये लिख लीजिए। तो ये है दोस्तों, इसको अडॉप्ट किया गया है 2022 में एट COP15 जिसको कि हेल्ड किया गया मॉन्ट्रियल में, ठीक है। ये मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि ये यूएनसीबीडी का फ्रेमवर्क है। और इसने किसको रिप्लेस किया है दोस्तों, आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स को रिप्लेस किया है। तो लिख लीजिए कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क अंडर यूएनसीबीडी फिर आपका एडॉप्टेड इन 2022, कहाँ पर, मॉन्ट्रियल में। विल रिप्लेस आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स, ठीक है। एक चीज़ और लिख लीजिए, नॉट लीगली बाइंडिंग, ठीक है। और इसमें 4 गोल्स हैं 2050 के लिए और 23 टारगेट्स हैं। गोल अलग है, गोल के अंदर काफ़ी सारे टारगेट्स होते हैं। तो 4 गोल्स हैं फॉर 2050 एंड 23 टारगेट्स आर देयर फॉर 2030, ठीक है। तो चलिए अब देखिए ये क्या क्या गोल्स हैं, इसको समझ लीजिए। गोल्स एंड टारगेट्स, तो गोल्स है दोस्तों
जो 2050 तक इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, टू हॉल्ट ह्यूमन इंड्यूस्ड स्पीशीज एक्सटिंक्शन। तो ह्यूमन इंड्यूस्ड स्पीशीज एक्सटिंक्शन को रोकना है, इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स करना है, सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी करना है, क्लोजिंग द बायोडाइवर्सिटी फाइनेंस गैप ऑफ $700 बिलियन पर ईयर। तो $700 बिलियन का जो बायोडाइवर्सिटी फाइनेंस का गैप है, यानी जितनी ज़रूरत है उससे हम लोग $700 बिलियन कम फाइनेंस इकट्ठा कर पा रहे हैं, तो उसको बढ़ाना है। ठीक है, इस गैप को क्लोज करना है। फिर देखिए जो 23 टारगेट्स हैं उसमें क्या क्या की टारगेट्स हैं। 30% ऑफ लैंड, इनलैंड वाटर, मरीन एंड कोस्टल इकोसिस्टम विल बी प्रोटेक्टेड बाय 2030। यानी 30% ऑफ द जो टोटल है लैंड भी, मेरीन एरिया भी और इनलैंड वाटर भी, उसको प्रोटेक्टेड की श्रेणी में लाना है। ठीक है, फिर देखिए रिड्यूस करना है रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेजिव एलियन स्पीसीज। इन्वेजिव एलियन स्पीसीज के इंट्रोडक्शन को रिड्यूस करना है, क्योंकि इससे भी बायोडाइवर्सिटी को खतरा होता है दोस्तों। फिर देखिए कटिंग ग्लोबल फूड वेस्ट बाई हाफ, जो ग्लोबल फूड वेस्ट है उसको रिड्यूस करना है। फिर रिड्यूसिंग द लॉस ऑफ एरियाज ऑफ हाई बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंस टू जीरो, जो एरिया ऑफ हाई बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंस है उसका लॉस को कम करना है, उसको जीरो कर देना है उसके लॉस को। रिड्यूसिंग $500 बिलियन एनुअल हार्मफुल गवर्नमेंट सब्सिडीज। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट सब्सिडीज जिससे कि आपका बायोडाइवर्सिटी को लॉस हो रहा है, वैसे सब्सिडीज को रिड्यूस करना है। फिर मोबिलाइज इन्वेस्टमेंट क्लोज टू द बायोडाइवर्सिटी फंडिंग गैप बाई $200 बिलियन इन अ ईयर। तो ये सारे टारगेट्स हैं आपके दोस्तों। देखिए आपको ध्यान में रखना है, ऑफकोर्स आप इसमें से सारा कुछ तो नहीं लिख सकते। ठीक है, अब देखिए ये आपने लिख लिया है, जो जो लिखा है उसमें से आपको और लिखना है कि ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड जो है दोस्तों, उसका जो ट्रस्टी होगा, उसका ट्रस्टी होगा वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक विल एक्ट एज इट्स ट्रस्टी। लिख लीजिए, वर्ल्ड बैंक विल सर्व एज इट्स ट्रस्टी। ठीक है, और ये जो है दोस्तों ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड की जो काउंसिल है, इसमें डेवलपिंग कंट्री से 16 मेंबर्स हैं, डेवलप्ड कंट्री से 14 मेंबर्स होंगे, और 2 मेंबर्स होंगे आपके सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि डेवलपिंग कंट्री से भी मेंबर हैं, डेवलप्ड कंट्री से भी मेंबर हैं, और सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज से भी इसमें मेंबर्स हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों अब आते हैं ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के बारे में जानते हैं। तो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी जो है इसका जेनेसिस हुआ है दोस्तों 1991 में। ठीक है, एज ए मल्टीलेटरल इन्वायरमेंट फंड। ठीक है, एज ए मल्टीलेटरल इन्वायरमेंट फंड, तो लिख लीजिए ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी इस्टाब्लिश्ड इन 1991 एज ए मल्टीलेटरल इन्वायरमेंट फंड। ये चीज़ लिख लीजिए। अब इसका क्या क्या इसका काम है दोस्तों, चलिए काम अभी हम लोग देखते हैं। ऑब्जेक्टिव इसका देखिए क्या क्या है, बस सुनना है आपको। पहला पॉइंट आप लिख चुके हैं, दूसरा पॉइंट सुनिए कि इसका ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड ग्रांट फंड्स टू डेवलपिंग कंट्रीज फॉर प्रोजेक्ट्स कवरिंग 4 फोकल एरियाज। कौन कौन सा फोकल एरियाज है? क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, इंटरनेशनल वाटर्स एंड ओजोन डिप्लीशन। तो इन सारे एरियाज में ये डेवलपिंग कंट्रीज को फाइनेंस करती है। ऑलराइट, अब अगला देखिए दोस्तों, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज, ये आपको लिख लेना है। ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज में है आपके वर्ल्ड बैंक, यूएनडीपी और यूएनईपी। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम और यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इसमें 186 मेंबर्स हैं, इंडिया भी इसका मेंबर है। ठीक है, ये आपको लिखना है, ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ये आपको लिख लेना है। ठीक है, अब देखिए इट ऑपरेट्स लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फंड, ये आप लिखिए। इट ऑपरेट्स, जो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है ये ऑपरेट करता है 2 फंड को। ठीक है, कौन कौन से फंड को? लीस्ट डेवलप्ड कंट्री फंड प्लस स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड को। लीस्ट डेवलप्ड कंट्री फंड को और स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड को ये ऑपरेट करता है। ठीक है, प्लस ये फाइनेंशियल मैकेनिज्म का काम करता है 5 कन्वेंशंस के लिए। लिख लीजिए कौन कौन से कन्वेंशन के लिए फाइनेंशियल मैकेनिज्म का काम करता है। सर्व्स एज फाइनेंशियल मैकेनिज्म फॉर 5 कन्वेंशंस। किसके किसके लिए? यूएनसीबीडी के लिए, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के लिए। ये लिखना है आपको, यूएनसीबीडी, यूनाइटेड नेशंस, शॉर्ट में ही लिखे, आपको फुल फॉर्म याद ही होगा, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, स्टॉकहोम कन्वेंशन पूरा लिख लीजिए। फिर लिखिए यूनाइटेड यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजिटिफिकेशन, यूएनसीसीडी, और मीनामाटा कन्वेंशन ऑन मर्क्यूरी। ठीक है, तो इन 5 के लिए तो ये सर्व करता है। ठीक है, और प्लस ये हेल्प करता है, अलग से लिख लीजिए, इट ऑल्सो हेल्प्स मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, बस इतना लिख लीजिए, इसका कोई ऐसा ऑफिशियली लिंकेज नहीं है, बट ये सपोर्ट करता है बस उसको।
फिर देखिए जो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है ये एक रिपोर्ट को भी पब्लिश करता है, जिस रिपोर्ट का नाम है इंक्लूसिव कंजर्वेशन इनिशिएटिव। तो ये लिख लीजिए, इट पब्लिशेस रिपोर्ट कॉल्ड इंक्लूसिव कंजर्वेशन इनिशिएटिव। ठीक है, इंक्लूसिव कंजर्वेशन इनिशिएटिव। तो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी पब्लिशेस, ठीक है, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी प्लस कंजर्वेशन इंटरनेशनल, ये लिख लीजिए, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी प्लस कंजर्वेशन इंटरनेशनल पब्लिशेस इंक्लूसिव कंजर्वेशन इनिशिएटिव रिपोर्ट। ठीक है, बस ये आपको ये लिख लीजिए। बाकी दोस्तों इस रिपोर्ट की डिटेल्स आपको बहुत ज़्यादा जाननी नहीं है, वैसे मैं पढ़ देता हूँ, अब सुन लीजिए। ठीक है, तो इसके हाइलाइट्स क्या क्या है रिपोर्ट के दोस्तों? इंडिजिनस पीपल ओन 40% ऑफ टेरेस्ट्रियल प्रोटेक्टेड एरियाज एंड 37% ऑफ इकोलॉजिकली इंटैक्ट लैंडस्केप्स। तो जितना टेरेस्ट्रियली प्रोटेक्टेड एरियाज है उसका 40% जो है दोस्तों इंडिजिनस पीपल जैसे ट्राइबल वगैरह के द्वारा ऑक्यूपाई किया जाता है। लेस देन 1% ऑफ क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन फंडिंग इज डायरेक्टेड टू IPLC यानी इंडिजिनस पीपल एंड लोकल कम्युनिटीज। तो टोटल दोस्तों जो मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन फंड है उसका 1% आपके ट्राइबल्स वगैरह को एक्सेस हो रहा है। ठीक है, फिर देख लीजिए ये क्या है, इंक्लूसिव कंजर्वेशन इनिशिएटिव, इसको इंडोर्स किया गया है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के द्वारा 2022 में। इसका एम है टू सपोर्ट ये ILPC इंडिजिनस पीपल एंड लोकल कम्युनिटीज टू सिक्योर एंड इन्हांस देयर स्टीवार्डशिप over landscapes, seascapes and territories with high बायोडाइवर्सिटी एंड इरिप्लेसेबल इकोसिस्टम्स। अब इसके दोस्तों 4 कंपोनेंट्स है, अगेन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बस सुनिए। लोकल एक्शन टू डिलीवर ग्लोबल इन्वायरमेंट बेनिफिट्स, ग्लोबल IPLC कैपेसिटी बिल्डिंग यानी ये ट्राइबल्स लोगों का कैपेसिटी बिल्डिंग, फिर IPLC लीडरशिप इन इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसी। ठीक है, अब दोस्तों अभी जैसे एक स्त्री है, महिला है जिनका नाम है चामी मुर्मू, चामी मुर्मू। अब इन्होंने अपने लाइफ टाइम में टोटल 30 लाख पेड़ लगा दिए हैं, 30 लाख ट्रीज लगा दिए हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप सोचिए कि इस टाइप के जो ट्राइबल महिला हैं इनको क्यों ना एक लीडरशिप रोल में लेकर के आ जाए। ठीक है, जो कि अलग अलग इंटरनेशनल स्टेजेस पर भी जा करके बोल सके कि भाई इन्वायरमेंट के लिए आपको क्या क्या करना है। फिर देखिए इंक्लूसिव कंजर्वेशन, नॉलेज टू एक्शन, ये सब काम हम लोग को करना है इसके तहत। किसके तहत? इंक्लूसिव कंजर्वेशन इनिशिएटिव के तहत, जो जिसका की रिपोर्ट पब्लिश करती है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी और प्लस में कंजर्वेशन इंटरनेशनल। ठीक है, तो यही आपको लिखना था, बाकी इसको सुनना था। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑफ रिवर डॉल्फिन्स। तो रिवर डॉल्फिन्स के ऊपर कुछ ग्लोबल डिक्लेरेशन हुआ है जिसको कि 11 कंट्री ने साइन किया है। ठीक है, और ये डिक्लेरेशन साइन किया गया है बोगोटा कोलंबिया में। तो जगह का नाम आप ऐसे ही लिख लीजिए, मतलब बोगोटा आप ऐसे ही लिख लीजिए कहीं पे भी, डजेंट मैटर कि ये इससे रिलेटेड हो या ना हो। बोगोटा कहाँ पर है? कोलंबिया में है। ऐसे नाम ना अब से कई बार पूछ लेते हैं। तो वेयर इज बोगोटा? बोगोटा इज इन कोलंबिया एंड आई गेस आई एम श्योर यू नो कि कोलंबिया जो है वो एक अफ्रीकन कंट्रीज है ना, अफ्रीकन कंट्री है कोलंबिया। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बहुत गलत सोच रहे हैं कि क्योंकि कोलंबिया एक साउथ अमेरिकन कंट्री है दोस्तों। एनीवेज, तो ये है बोगोटा। बोगोटा कहाँ पर है? कोलंबिया में है। और कोलंबिया कहाँ पर है? साउथ अमेरिका में है। तो ये जो 11 कंट्रीज ने साइन किया दोस्तों, इसमें देख लीजिए कौन कौन सी कंट्री: बांग्लादेश, बोलीविया, ब्राज़ील, कंबोडिया, कोलंबिया, इक्वाडोर, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, पेरू एंड वेनेजुएला। प्लीज़ आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, 11 कंट्रीज साइंड डिक्लेरेशन टू प्रोटेक्ट रिवर डॉल्फिन्स। कंट्रीज का नाम लिख लीजिए: बांग्लादेश, बोलीविया, ब्राज़ील, कंबोडिया, कोलंबिया, इक्वाडोर, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, पेरू, वेनेजुएला। आपको इसलिए लिखना है ताकि आपको ये ध्यान में रहे कि रिवर डॉल्फिन्स इन्हीं कंट्रीज के आसपास मिलते हैं। ठीक है, इसका एम क्या है दोस्तों? तो एम क्या रहेगा इसका? टू हॉल्ट एंड रिवर्स द डिक्लाइन ऑफ ऑल रिवर डॉल्फिन स्पीसीज इन बोथ एशिया एंड साउथ अमेरिका। तो एशिया और साउथ अमेरिका में जो रिवर डॉल्फिन्स पाई जाती हैं उनको ये करना है, उनको प्रोटेक्ट करना है। उनका डिक्लाइन अगर हो रहा है तो उस डिक्लाइन को रोकना है। फिर देखिए, टू सेफगार्ड रिमेनिंग रिवर डॉल्फिन स्पेसीज, जो भी रिमेनिंग रिवर डॉल्फिन स्पेसीज है उनको सेफगार्ड करना है। इन्हांस करना है हेल्थ ऑफ द रिवर्स को। ठीक है, अब देखिए रिवर डॉल्फिन्स क्या करते हैं? तो रिवर डॉल्फिन्स आर टॉप प्रीडेटर्स इन सम ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट रिवर सिस्टम्स एंड इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स ऑफ रिवर्स हेल्थ।
तो रिवर डॉल्फिन्स के बारे में आप लिख लीजिए, रिवर डॉल्फिन्स ऐसे लिखिए, टॉप प्रीडेटर्स प्लस दे आर इंडिकेटर स्पीसीज, इंडिकेटर स्पीसीज। अब इंडिकेटर स्पीसीज क्या होता है, फ्लैगशिप स्पीसीज क्या होता है, अम्ब्रेला स्पीसीज क्या होता है, की स्टोन स्पीसीज क्या होता है, ये चारों स्पीसीज के आपको डेफिनेशन जानना है और हर एक का आपको एग्जाम्पल जानना है दोस्तों। ठीक है, देखिए रिवर डॉल्फिन्स का कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे अमेजोन, अमेजोन जो डॉल्फिन है, या फिर इसको पिंक रिवर डॉल्फिन बोलते हैं या फिर बोटो बोलते हैं, लिख लीजिए अमेजन डॉल्फिन, पिंक रिवर डॉल्फिन या फिर बोटो, बोटो। ठीक है, बोटो कहाँ मिलेगा दोस्तों, बोटो मिलेगा बोगोटा के पास में, और बोगोटा कहाँ है, कोलंबिया है। एनीवेज बोटो, बोगोटा, कोलंबिया। एनीवेज तो ये जो अमेजन डॉल्फिन है दोस्तों, पिंक रिवर डॉल्फिन या फिर बोटो, ठीक है, ये फ्रेश वाटर की डॉल्फिन है और इसका आईयूसीएन स्टेटस इंडेंजर्ड है। ठीक है, तो लिख लीजिए बोटो, पिंक रिवर या अमेजन डॉल्फिन जिसका स्टेटस क्या है, इंडेंजर्ड है। फिर देखिए गंगेज डॉल्फिन, गंगेज डॉल्फिन को दोस्तों सूसू भी बोला जाता है, क्योंकि जब ये सांस लेती है ना तो सू सू की आवाज़ आती है, इसलिए उसको सूसू बोलते हैं। ठीक है, तो ये सूसू डॉल्फिन से दोस्तों, वो सूसू मत समझिएगा आप लोग जो कि सीटी बजा करके मम्मी अपने बच्चों से करवाती है। ठीक है, ये सूसू डॉल्फिन ये सूसू डॉल्फिन जो गंगेज रिवर डॉल्फिन है उसको बोलते हैं। और ये गंगेज डॉल्फिन जो है दोस्तों, ये इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी है। ठीक है, तो लिख लीजिए इसको, गंगेज डॉल्फिन या सूसू डॉल्फिन नेशनल एक्वेटिक एनिमल है इंडिया का। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ पाया जाएगा ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपको आइडिया होना चाहिए कि ये गंगेज में पाया जाएगा इंडिया में, और ये बांग्लादेश वगैरह में भी आपको पता ना कि वहाँ पे भी गंगा नदी जाती है, तो बस ऐसे याद रखिए। और इसका आईयूसीएन स्टेटस इंडेंजर्ड है, ये लिख लीजिए आप। ठीक है, आईयूसीएन स्टेटस इसका इंडेंजर्ड है। जो इंडस रिवर की डॉल्फिन है दोस्तों, उसको भूलन बोलते हैं, भूलन। ठीक है, भूलन डॉल्फिन उसको बोलते हैं। ठीक है, और भूलन डॉल्फिन कहाँ पाई जाएगी, ऑब्वियस बात है इंडस रिवर में पाई जाएगी, तो पाकिस्तान ये सब में पाई जाएगी, पाकिस्तान में ब्यास रिवर में। ठीक है, ये इसमें पाई जाएगी और इसका भी आईयूसीएन स्टेटस इंडेंजर्ड है। तो इसका इंडेंजर्ड, सारे जो डॉल्फिन हम लोग पढ़ने हैं वो सभी का स्टेटस इंडेंजर्ड ही, आप ध्यान रखिए। फिर देखिए टुकुक्सी, टुकुक्सी जो डॉल्फिन है इसको भी लिख लीजिए। टुकुक्सी डॉल्फिन मिलेगी आपको ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू में। प्लीज़ कंट्री का नाम यहाँ लिख लीजिए, आप भूल भी सकते हैं। टुकुक्सी डॉल्फिन जो है ये आपको मिलेगी ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू में, और आईयूसीएन इसका इंडेंजर्ड है। फिर देखिए इरावडी डॉल्फिन दोस्तों, इरावडी डॉल्फिन आपको जो साउथ ईस्ट एशियन नेशन है वहाँ मिलेंगी, कहाँ पर, यहाँ म्यांमार में, फिर इंडोनेशियन बोर्नियो में और मेकोंग में, इन सारे नदियों में मिलेगी। देखिए, और इसका भी आईयूसीएन स्टेटस क्या है दोस्तों, इंडेंजर्ड है। आपको लिख लेना, एकदम शॉर्ट में लिख लीजिए। आइए दोस्तों, अब अगला जो आर्टिकल हम लोग देखते हैं वो है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट्स। ठीक है, तो सबसे पहले इसको देखते हैं कि ये क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट 2001। तो इसको इनेक्ट किया गया था 2001 में टू इम्प्लीमेंट ट्रिप्स, लिख लीजिए प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट 2001, लिख लीजिए। ठीक है, लिखिए बस इसको, टू इम्प्लीमेंट ट्रिप्स, ट्रिप्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए इसको लाया गया था। और ये जो है एक्ट है, ये इन कॉन्फर्मेशन विथ इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट्स है, यूपीओवी 1971, इसके कन्फर्मेशन के साथ है। इसको लिखने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, अब इसके साथ आपको ये लाइन जरूर लिखना है, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट 2001 जो है दोस्तों, ये वर्ल्ड का इकलौता आईपीआर लेजिस्लेशन है जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रोवाइड करता है प्लांट ब्रीडर्स को भी और फार्मर्स को भी। जनरली दोस्तों जितने भी ये आपके आईपीआर हैं ये प्लांट वगैरह से रिलेटेड, वो प्लांट ब्रीडर्स को तो राइट प्रोवाइड करते हैं पर फार्मर्स को प्रोवाइड नहीं करते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए, ये पूरा लाइन लिख लीजिए आप, वर्ल्ड्स ओनली आईपीआर लेजिस्लेशन है विच ग्रांट्स आईपीआर राइट्स, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स टू प्लांट ब्रीडर्स प्लस फार्मर्स, प्लांट ब्रीडर्स प्लस फार्मर्स, ये चीज़ आप लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए इट फैसिलिटेट्स प्रोटेक्शन ऑफ न्यू स्पीसीज प्लस एग्जिस्टिंग वेराइटीज, न्यू वेराइटीज प्लस एग्जिस्टिंग वेराइटीज, लिख लीजिए प्रोटेक्ट्स बोथ
न्यू वेराइटीज प्लस एग्जिस्टिंग वेराइटीज। अब देखिए दोस्तों, अलग अलग जो आपके चीज़ें हैं, जैसे ट्रीज हैं, उनका प्रोटेक्शन जो है 18 साल के लिए है। अदर जो क्रॉप्स हैं उनका प्रोटेक्शन 15 साल के लिए है। फिर एक्सटेंट वेराइटीज उनका प्रोटेक्शन 15 साल के लिए है। बट ये सब आपको याद नहीं रखना, ना ही लिखने की जरूरत है, बस मन में रखिए, ठीक है। अब देखिए इसके तहत दोस्तों, ये जो प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी एक्ट है, इसके तहत क्या क्या बॉडी बनाई गई है, तो एक तो यही बॉडी बनाई गई है, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी, ये एक बॉडी इसके तहत बनाई गई है, ठीक है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के तहत काम करता है, ठीक है। ये चीज़ लिख लीजिए। फिर देखिए प्लांट वेराइटीज प्रोटेक्शन एपेलेट ट्रिब्यूनल बनाई गई है, तो ये भी उसके तहत ही काम करेगा। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आपको लिखना क्या है, लिखना है ये, वो सब कुछ लिखना नहीं था। तो इसके अंदर क्या क्या राइट्स है, अधिकार है, तो ब्रीडर्स का क्या राइट है, तो ब्रीडर का राइट है दोस्तों, राइट टू प्रोड्यूस, सेल, मार्केट, डिस्ट्रीब्यूट, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट द प्रोटेक्टेड वेराइटी। जो ब्रीडर है, ठीक है, जो ब्रीड कर रहा है, उसका क्या क्या राइट्स है, प्रोड्यूस करना, सेल करना, मार्केट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, इंपोर्ट करना या फिर एक्सपोर्ट करना जो भी प्रोटेक्टेड वेराइटी है वो, ठीक है। रिसर्चर का क्या क्या राइट है, तो इसका राइट है दोस्तों, ही कैन यूज रजिस्टर्ड वेराइटीज को भी यूज कर सकता है फॉर कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स, लिख लीजिए, कैन यूज रजिस्टर्ड वेराइटीज फॉर कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स। ये देखिए, ये किसी एक वेराइटी को यूज करके दूसरा वेराइटी भी बना सकता है, तो लिख लीजिए कैन यूज वन वेराइटी, ठीक है, टू प्रोड्यूस टू डेवलप अनदर वेराइटी। जो रिसर्चर है वो किसी एक रजिस्टर्ड या प्रोटेक्टेड वेराइटी को यूज करके भी दूसरा वेराइटी भी यूज कर बना सकता है, ठीक है, तो ये चीज़ आपको लिखना है। फिर फार्मर का क्या राइट है, देखिए दोस्तों, फार्मर का राइट, फार्मर भी कोई नया वेराइटी को रजिस्टर कर सकता है और फिर उसको प्रोटेक्ट करवा सकता है, तो रजिस्टर एंड प्रोटेक्ट अ न्यू वेराइटी, ये उसका राइट है। फिर देखिए, he can save, use, sow, resow, exchange, share और sell his farm produce including seeds of a variety protected under the, ये आपका प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट है। देखिए सिंपल सी बात है कि जो वैरायटी प्रोटेक्टेड भी है ना, ठीक है, उसको भी ये सेल वेल सब कुछ कर सकता है, बस उसको उसका ब्रांड नेम के तहत सेल करने का काम जो है वो पर्टिकुलर ब्रीडर को या पर्टिकुलर कंपनी को है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि इसका ये सीड्स खरीदा, ठीक है, इस सीड्स को फार्मर उगाया तो नया क्रॉप बना, ठीक है, तो नया क्रॉप बना तो इसके पास उसी वेराइटी का सीड्स भी आ गया ना, नया जो क्रॉप होता है वो सीड के रूप में भी एक्ट करता है, ठीक है, तो उस सीड को ये सेल भी कर सकता है, उसका अनाज को भी सब कुछ कर सकता है, ये ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये बोल करके नहीं कर सकता कि ये इस वेराइटी का है, मतलब ब्रांडेड रूप में सेल करने का अधिकार तो ब्रीडर को रहेगा, ठीक है, और लेकिन ऐसे मतलब ओपन तरीके से फार्मर भी उसको सेल कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, मेरी बात समझ गया। देखिए, नॉट इंटाइटल्ड टू सेल ब्रांडेड सीड ऑफ ए वेराइटी प्रोटेक्टेड अंडर पीपीवी एंड एफआर एक्ट, ठीक है, जो ब्रांडेड सीड है उसको ये सेल नहीं कर सकता, लेकिन बाकी कुछ भी को ये सेल सब कुछ कर सकता है, ठीक है। कैन सेव, यूज, सो, रीसो, एक्सचेंज, शेयर और सेल हिज फार्म प्रोड्यूस इंक्लूडिंग सीड्स ऑफ ए वेराइटी प्रोटेक्टेड अंडर द ये आपका प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट, यानी आपका प्रोड्यूस है, अगर फार्मर का अगर वो प्रोड्यूस है तो उसको वो सेल कर सकता है, चाहे वो प्रोटेक्टेड कैटेगरी में हो या अनप्रोटेक्टेड कैटेगरी में हो, ठीक है। फिर देखिए, मान लीजिए कि कोई वैरायटी ऑफ सीड्स फार्मर खरीदता है और उसमें है कि इसमें 1 kg सीड्स में 100 kg अनाज होगा, ठीक है, लेकिन 100 kg अनाज नहीं, 40 kg ही अनाज होता है, तो उस फार्मर को कॉम्पेंसेशन भी दिया जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। फार्मर विल गेट कॉम्पेंसेशन फॉर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ए वेराइटी, ठीक है, ये भी आप लिख लीजिए, इसको शॉर्ट में ये पूरा आपको लिखना है दोस्तों। फार्मर की राइट्स, रिसर्चर की राइट्स और ब्रीडर की राइट्स, ये आपको लिखना है। अब ध्यान में ये रहे दोस्तों, ये जो एक्ट है ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि जो पेप्सिको है,
पेप्सिको ही इंडिया में दोस्तों लेज वगैरह भी बनाती है, लेज ये सब पेप्सिको बनाती है, ठीक है। तो ये इसके एक खास टाइप की जो आलू है ना, पोटैटो, उसको गुजरात के किसान भी उसको उगाने लग गए थे, तो पेप्सिको ने उन पर केस कर दिया था। हालांकि बाद में ये जो केस है वो गुजरात के किसान जीत गए, ठीक है, गुजरात के किसान ही जीत गए। तो यहाँ पे बस आपको एक चीज़ लिखना है कि FL 2027 क्या है, तो FL 2027 इज ए वेराइटी ऑफ पोटैटो, बस इतना लिख लीजिए, इट इज ए वेराइटी ऑफ पोटैटो, ठीक है। अब देखिए ये क्या है दोस्तों, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट्स, ये नाम लिख लीजिए आप, लिख लीजिए इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, और हेडक्वार्टर लिख लीजिए इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और एक पॉइंट और लिख लीजिए कि इंडिया इज़ नॉट ए मेंबर, इंडिया इज़ नॉट ए मेंबर। अब देखिए दोस्तों इसके बारे में बात करते हैं, इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। ठीक है, ये पूरा लिख लीजिए, इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। ये क्या है, इसको एक और नाम से जाना जाता है, ये लिख लीजिए, इसको जाना जाता है सीड ट्रीटी के नाम से, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, इसको और किस नाम से जाना जाता है, सीड ट्रीटी के नाम से जाना जाता है, ये आपको लिखना है। तो इसका देखिए गोल वोल लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन किसके लिए यूज होगा, पूरा नाम आप लिख चुके हैं, तो ये क्या होगा, कंजर्व करेगा, यूज करेगा एंड मैनेज करेगा प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज को, ठीक है, प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज को और फूड एंड एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज को आपका ये कंजर्व करेगा, ठीक है, और यूज करेगा, उसको प्रॉपरली मैनेज करेगा, ठीक है। बस इतना लिख लीजिए कि इट इज़ ए लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट, लिख लीजिए इट इज़ ए लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट। ये जो इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर है, ये एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है, ठीक है। इंडिया इसकी एक पार्टी है, ये भी एक चीज़ लिख लीजिए आप, ठीक है। अब इसका काम क्या है, ऑल ओवर वर्ल्ड जो है, जो प्लांट के जेनेटिक रिसोर्सेज हैं, सीड्स हैं, उन सबको प्रोटेक्ट करना इसका काम है। तो ये इट मेक्स इट पॉसिबल टू शेयर प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज अक्रॉस बॉर्डर्स थ्रू अ यूनिक मल्टीलेटरल सिस्टम ऑफ एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, ठीक है। दोस्तों देखिए, इट बिकेम द गाइडेंस फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वर्ल्ड, ठीक है, लिख लीजिए, इसी के अंदर लिख लीजिए, इट क्रिएटेड स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वर्ल्ड, ग्लोबल स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वर्ल्ड। ये स्वालबार्ड कहाँ पर है दोस्तों, स्वालबार्ड है नॉर्वे में, ठीक है, लिख लीजिए, स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वर्ल्ड को इसने क्रिएट करने में मदद किया, और ये स्वालबार्ड है कहाँ पर, तो ये नॉर्वे में है दोस्तों। देखिए मेन बात है, नॉर्थ पोल के पास में क्या होगा, ठंडी बहुत ज़्यादा होगी, तो वहाँ पर प्रोटेक्शन करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा रेफ्रिजरेशन वगैरह का यूज नहीं करना होगा। अब देखिए दोस्तों, कुछ वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन के बारे में हम लोग जानते हैं। तो वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन क्या करता है दोस्तों, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को डिक्लेयर करने में इसका अहम भूमिका ये निभाता है, ठीक है, जो यूनेस्को के तहत काम करता है, आपको पता होना चाहिए। अब इंडिया में टोटल दोस्तों 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जिसमें से कि 34 कल्चरल हैं, 7 जो है वो नेचुरल हैं, और एक जो है मिक्स्ड टाइप का है। तो सबसे पहले तो जो नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उसको आप यहीं पर लिख लीजिए,
लिख लीजिए क्या क्या है। एक है आपका ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया, तो ये है आपका हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क एंड कंजर्वेशन एरिया, मैप ऐसे बना लीजिए। फिर देखिए नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, ये है उत्तराखंड में, इसको लिख लीजिए नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क इट इज इन उत्तराखंड। फिर देखिए काजीरंगा नेशनल पार्क असम, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम, सुंदरबंस नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल, ठीक है। फिर वेस्टर्न घाट, तो ये कौन कौन से स्टेट में है वो देख लीजिए आप। ये है आपका यहाँ थोड़ा सा गुजरात से शुरू हो रहा है, फिर महाराष्ट्र में है, फिर थोड़ा सा गोवा में है, फिर कर्नाटक में है, फिर केरल में है, और थोड़ा सा यहाँ पर तमिलनाडु में भी है। इस बात को ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। तो यह आपका वेस्टर्न घाट्स। फिर देखिए केवलाडियो नेशनल पार्क, ये आपका राजस्थान में है। केवलाडियो कहाँ पर है? राजस्थान में है। अब देखिए कुछ चीज़ें बस सुनिए। वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन के तहत ये अकॉर्डिंग टू न्यू रिसर्च, एक न्यू रिसर्च हुआ था, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मेक्स अप लेस देन 1% ऑफ अर्थ सरफेस एरिया। तो अर्थ के सरफेस एरिया का लेस देन 1% एरिया जो है दोस्तों, लेस देन 1% एरिया जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। जैसे नेचुरल हो या कल्चरल हो या फिर मिक्सड हो, तो टोटल मिला करके 1% से कम ही एरिया जो है नेचुरल हेरिटेज साइट्स कवर करती हैं, लेकिन वो 20% से ज़्यादा प्लानट की बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करती हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का कितना इंपॉर्टेंस है। 1% एरिया प्रोटेक्ट कर रही है 20% ऑफ बायोडाइवर्सिटी को। लिखना नहीं है, बस आप ऐसे मन में फील करिए इसको, ठीक है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में जान लीजिए। दे हैव आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू, ठीक है, इनके पास यूनिवर्सल वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है अंडर वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन। वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन के तहत इनको रिकॉग्नाइज किया जाता है। साइट्स आर सेलेक्टेड अंडर 3 कैटेगरीज, किसके तहत? कल्चरल के तहत, नेचुरल के तहत या फिर मिक्स्ड के तहत। फिर इंडिया में दोस्तों 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, 34 आर कल्चरल, 7 आर नेचुरल, 1 ईच ऑफ मिक्स्ड टाइप। प्रिंसिपल क्या है इसको सिलेक्ट करने का? तो इट रिकॉग्नाइजेज द वे इन विच पीपल इंटरेक्ट विथ नेचर एंड द फंडामेंटल नीड टू प्रिजर्व द बैलेंस बिटवीन टू, यानी लोग, पीपल और नेचर के बीच के बैलेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए ही ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कॉन्सेप्ट आया है, ठीक है। आपको ध्यान में ये रखना है कि इसमें टोटल 195 कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं, इंक्लूडिंग इंडिया, ठीक है। फिर देखिए स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स इसका है क्रेडिबिलिटी, कंजर्वेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, कम्युनिकेशन एंड कम्युनिटी, ये सब आपको ध्यान में रखना है, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। अब लिखिए दोस्तों ब्राज़ाविले समिट, ब्राज़ाविले समिट या फिर समिट ऑफ 3 बेसिन्स, ब्राज़ाविले समिट या समिट ऑफ 3 बेसिन्स। सबसे पहला चीज़ लिख लीजिए कि ब्राज़ाविले है कहाँ पर? तो ब्राज़ाविले इज द कैपिटल ऑफ कॉन्गो, कॉन्गो इज इन अफ्रीका। तो ये जो ब्राज़ाविले समिट है दोस्तों, इसमें 3 रिवर बेसिन्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो आते हैं। तो एक तो कॉन्गो बेसिन का, तो कॉन्गो बेसिन जो है वो कैमरून, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इक्वेटोरियल गिनी एंड गैबोन, इन कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव इसमें आते हैं। फिर अमेजॉन बेसिन जो है 9 कंट्रीज में स्प्रेड करता है, तो वहाँ से रिप्रेजेंटेटिव आते हैं। और फिर जो तीसरा बेसिन है दोस्तों वो है बोर्नियो मेकोंग साउथ ईस्ट एशियन बेसिन, ठीक है, तो यहाँ से रिप्रेजेंटेटिव आते हैं। और ये तीनों रिवर बेसिन है दोस्तों, ये मिला करके ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का 80% रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना लिख लीजिए ब्राज़ाविले समिट और समिट ऑफ 3 बेसिन, उसमें लिख लीजिए कॉन्गो बेसिन, अमेजॉन बेसिन, बोर्नियो मेकोंग साउथ ईस्ट एशियन बेसिन, ठीक है। ब्राज़ाविले जगह कहाँ पर है? कैपिटल ऑफ कॉन्गो है, बस इतना लिखने की जरूरत है। अब देखिए दोस्तों अगला इनिशिएटिव का नाम लिखिए सेफ्टी अक्रॉस एशिया फॉर ग्लोबल इन्वायरमेंट, सेफ्टी अक्रॉस एशिया फॉर ग्लोबल इन्वायरमेंट इनिशिएटिव, सेफ इनिशिएटिव, ठीक है। लिख लीजिए लॉन्च्ड बाय यूनाइटेड नेशंस
ठीक है, लॉन्च बाय यूएन, कोऑर्डिनेटेड बाय यूएन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, बस लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए, यूएन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, इसके द्वारा ये कोऑर्डिनेट किया जाता है। काम करेगा ये वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग एंड जूनोटिक डिजीजेज के लिंकेज पर, विल वर्क ऑन लिंक बिटवीन वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग एंड जूनोटिक डिजीजेज। कहने का अर्थ ये है कि वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही जूनोटिक डिजीजेज तेज़ी से फैलेंगी, तो उसी को समझने के लिए ये लाया गया है। अगला लिखिए दोस्तों, बेलेम डिक्लेरेशन। बेलेम डिक्लेरेशन क्या है दोस्तों? तो बेलेम डिक्लेरेशन पहली बात तो साइन किया गया है ब्राजीलियन सिटी ऑफ बेलेम में, लिख लीजिए बेलेम डिक्लेरेशन। तो बेलेम लिख लीजिए कहाँ पर है, बेलेम इज इन ब्राज़ील। लिख लीजिए साइंड अंडर अमेजन कोऑपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, साइंड अंडर अमेजन कोऑपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। एम क्या है इसका दोस्तों? पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिजीनियस पीपल इन डिसीजन मेकिंग। एम है पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिजीनियस पीपल इन डिसीजन मेकिंग। बेलेम डिक्लेरेशन का जो एम है वो ये है कि इंडिजीनियस पीपल का पार्टिसिपेशन बढ़ाना है डिसीजन मेकिंग में। एक बार ये जो अमेजन कोऑपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स का नाम लिख लीजिए, बोलीविया, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुआना, पेरू, सूरीनाम एंड वेनेजुएला। अगला लिखिए दोस्तों, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, इसको फाउंड किया गया था, लिखिए फाउंडेड इन 1924, लिख लीजिए फाउंडेड इन 1924 इन रिस्पॉन्स टू रिंडर पेस्ट कैटल प्लेग, लिख लीजिए वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ वॉज फाउंडेड इन 1924 इन रिस्पॉन्स टू रिंडर पेस्ट कैटल प्लेग। ठीक है, अब देखिए ये एनिमल हेल्थ नाम ही में है, तो अब एनिमल हेल्थ के ऊपर ही तो काम करेगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, ये लिख लीजिए। और इंडिया भी इसका मेंबर है, वो लिख लीजिए। अगला लिखिए दोस्तों, इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन। देखिए दोस्तों, वेलिंग होता है, वेलिंग एक इंडस्ट्री, वेलिंग का अर्थ क्या है कि वेल मछली को पकड़ना। ठीक है, वेल मछली को पकड़ना, उसको बाजार में बेचना वगैरह, यही है वेलिंग इंडस्ट्री। ठीक है, तो वेलिंग बहुत ज़्यादा तेज़ी से होगा दोस्तों, तो वेल मछली खत्म हो जाएगी। तो इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन क्या करता है, वेलिंग के एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। तो इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन लिख लीजिए, एम्स टू कंजर्व वेल स्टॉक, एम्स टू कंजर्व वेल स्टॉक एंड ऑर्डरली डेवलपमेंट ऑफ वेलिंग इंडस्ट्री, ऑर्डरली डेवलपमेंट ऑफ वेलिंग इंडस्ट्री। लिख लीजिए 88 मेंबर्स इंक्लूडिंग इंडिया, 88 मेंबर्स इंक्लूडिंग इंडिया। अब यहाँ पर ये इसने दोस्तों एक्सटिंक्शन अलर्ट दिया है वकीता पोर्पोइज वेल के लिए, वकीता पोर्पोइज वेल्स के लिए। आप वो सब मत लिखिए, बस इतना लिख लीजिए कि वकीता पोर्पोइज वेल्स आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड, बस इतना लिख लीजिए, वकीता पोर्पोइज वेल्स आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड।
आइए, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट आया है 2023 में। इससे पहले एक एक्ट था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, उसको अमेंड किया गया है 2023 में। तो जो 2002 में जो एक्ट था उसको समझते हैं, ठीक है। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में जो लाया गया था दोस्तों, वो लाया गया था यूएनसीबीडी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। लिख लीजिए, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 टू इम्प्लीमेंट यूएनसीबीडी, ठीक है। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए लाया गया था और इसके 3 टीयर मैकेनिज्म बनाया गया था दोस्तों। 3 टीयर मैकेनिज्म में एक है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी एनबीए, फिर स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड एसबीबी, फिर बायोलॉजिकल मैनेजमेंट कम्युनिटी जो कि लोकल लेवल पर काम करेगा। बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी जो कि लोकल लेवल पर काम करेगा। ये नेशनल लेवल, ये स्टेट लेवल, ये लोकल लेवल। तो ये लिख लीजिए 3 टायर स्ट्रक्चर था, एनबीए, एसबीबी, बीएमसी। अब आइए दोस्तों, अब ये क्या क्या बात करता है, तो इट प्रोवाइड्स फॉर शेयरिंग बेनिफिट्स विद बायोडाइवर्सिटी कंजर्वर्स एंड होल्डर्स एंड क्रिएटर्स ऑफ एसोसिएटेड नॉलेज। तो बेसिकली ये दोस्तों बेनिफिट शेयरिंग की बात करता है और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की बात करता है। फिर देखिए बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं। बेनिफिट्स में भी शेयर्ड इन फॉर्म्स सच एज मॉनेटरी कंपेंसेशन, या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, या फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। इस तरह से बेनिफिट को ट्रांसफर किया जा सकता है। ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए, इस एक्ट का क्या क्या सिग्निफिकेंस है उसको समझिए बस। टू इनकरेज इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ठीक है, ब्रिंग मोर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इन द चेन ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नेशनल इंटरेस्ट। फिर देखिए, रिड्यूस द प्रेशर ऑन वाइल्ड मेडिसिनल प्लांट्स बाय इनकरेजिंग कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। कल्टीवेशन, ये जो अमेंडमेंट किया गया ना 2023 में, उसका क्या सिग्निफिकेंस है वो बता रहा है दोस्तों। फिर देखिए, फैसिलिटेट फास्ट ट्रैकिंग ऑफ रिसर्च, पेटेंट एप्लीकेशन प्रोसेस, ट्रांसफर ऑफ रिसर्च रिजल्ट्स, ये सब इसका सिग्निफिकेंस हो जाएगा। अब देखिए 2002 और 2023 वाले एक्ट को बस समझिए, ठीक है। तो समझना क्या है कि जो एग्जेम्पशन पहले किसके लिए था, तो रिक्वायर्स प्रायर अप्रूवल और इंटीमेशन टू द रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर एक्सेसिंग बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। तो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए प्रायर आपका क्या चाहिए, इंटीमेशन करना होगा, प्लस आपको रेगुलेटरी अथॉरिटी से पहले से ही आपको परमिशन लेना होगा। अब देखिए, जो आयुष प्रैक्टिशनर्स हैं दोस्तों, आयुष यानी आयुर्वेदा, योगा, ठीक है, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, इनके प्रैक्टिशनर्स को ये सब प्रायर अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए आईपीआर दोस्तों, आईपीआर को समझ लीजिए। आईपीआर पहले तो आप फाइल करते हैं, फिर अप्रूव होता है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है ये कि पहले जो है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी की अप्रूवल चाहिए था आईपीआर फाइल करने के लिए भी, आईपीआर फाइल करने के लिए भी। लेकिन अब दोस्तों फाइलिंग स्टेज पर जो है एनबीए की अप्रूवल नहीं चाहिए, बस अप्रूव, जब आपका आईपीआर आपके नाम पर अप्रूव किया जाएगा उस टाइम पर आपको नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी का अप्रूवल चाहिए। चेंजेस द रिक्वायरमेंट एंड नाउ द अप्रूवल विल बी रिक्वायर्ड बिफोर द एक्चुअल ग्रांट ऑफ आईपीआर। तो आईपीआर के ग्रांटिंग स्टेज पर, आईपीआर जब आपको ग्रांट किया जाएगा ना, उस स्टेज पर आपको एनबीए का अप्रूवल चाहिए, ठीक है। बस ध्यान रखिए इसको। देखिए सब चीज़ आप लिख नहीं सकते, लेकिन समझ लीजिए प्लीज। फिर बेनिफिट शेयरिंग में दोस्तों, रिक्वायर्स यूजर्स ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड एसोसिएटेड नॉलेज टू शेयर बेनिफिट्स विद द लोकल कम्युनिटीज़। यानी लोकल कम्युनिटीज़ के साथ आपको बेनिफिट शेयर करना है। अब इसमें एग्जेम्पशंस प्रोवाइड किया गया है, एग्जेम्प्ट्स यूजर्स ऑफ कोडिफाइड ट्रेडिशनल नॉलेज फ्रॉम दिस रिक्वायरमेंट। तो जो ट्रेडिशनल नॉलेज, कोडिफाइड ट्रेडिशनल नॉलेज वाले यूजर्स हैं, उनको ये बेनिफिट शेयरिंग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज था दोस्तों, 5 साल का पनिशमेंट भी था और फाइन भी था।
अब पनिशमेंट में ये डिक्रिमिनलाइज हो गया, यानी जेल जाने की आवश्यकता तो नहीं पड़ेगी, बस हम पैसा देना पड़ेगा। 1 लाख से ज़्यादा हो गया है वो, 1 लाख से 50 लाख तक। अगर दोबारा आप वही गलती करते तो 1 करोड़ देना होगा आपको फाइन, मतलब कि फाइन अब देना है लेकिन जेल नहीं होगी, जेल नहीं होगी, यानी डिक्रिमिनलाइज हो गया ये ऑफेंस। और फिर आपका जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है उसमें कुछ चेंजेस किया गया है। पहले उसमें थे दोस्तों 10 एक्स ऑफिशियल मेंबर्स थे चेयरमैन के अलावा, फिर 5 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे, ठीक है। अब यहाँ देखिए 16 एक्स ऑफिशियल मेंबर्स हैं, फिर आपके 4 रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड से, ठीक है। फिर 5 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होंगे, फिर 1 मेंबर सेक्रेटरी। मतलब इसके जो ये जो बॉडी है ना नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, उसमें भी चेंज किया गया है, एक्सपेंशन किया गया है, बस आपको ये समझना है। तो ये सारा हो गया दोस्तों आपका बायोडाइवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट 2023 के बारे में। ये सब कुछ भी लिखना नहीं है, बस आप समझ लीजिए। जैसे ध्यान में रखिएगा कि आयुष वालों के लिए इसको ये किया गया है, रिलैक्स किया गया है। फिर आईपीआर का जो मेथड है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का मेथड को रिलैक्स किया गया है, और ऑफेंसेस को डिक्रिमिनलाइज किया गया है, ठीक है। और आपका जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है उस बॉडी में एक्सपेंशन किया गया है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसके बारे में जान लीजिए। नाम लिख लीजिए यूएनसीबीडी। तो ये इंटरनेशनली लीगली बाइंडिंग मल्टीलेटरल ट्रीटी है, ये लिख लीजिए, लीगली बाइंडिंग मल्टीलेटरल ट्रीटी है। 3 गोल्स हैं इसके, ये लिखिए 3 गोल्स हैं। कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, फिर देखिए सस्टेनेबल यूज, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम जेनेटिक रिसोर्सेज। तीनों आपको लिख लेना है दोस्तों, तीनों लिख लीजिए। कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सस्टेनेबल यूज और फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स। इस यूएनसीबीडी के तहत 3 प्रोटोकॉल्स हैं, ये भी आपको लिखना है। कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हैं? तो नागोया प्रोटोकॉल ऑन बेनिफिट शेयरिंग है, लिख लीजिए। फिर अगला लिखिए कार्टाजेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी है। फिर अगला लिखिए नागोया कुआलालंपुर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल ऑन लायबिलिटी है। तीनों ही चीज़ें आपको लिख लेनी है दोस्तों। चलिए इसको पार करिए। अब देखिए दोस्तों, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था 1972 वाला, इसमें भी कुछ अमेंडमेंट्स किया गया है। तो लिख लीजिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2022। तो देखिए सबसे पहला काम तो क्या किया गया है कि जो 6 शेड्यूल्स थे उसको घटा करके 4 शेड्यूल्स में कर दिया गया है। पहले आपको पता है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत 6 शेड्यूल्स थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 1 में कुछ एनिमल्स थे, 2 में कुछ एनिमल्स थे, 3 में कुछ एनिमल थे, 4 में कुछ थे, और 5 में आपका 5 में आपके वो एनिमल्स थे जो वर्मिन स्पीसीज थे, और 6 में आपके प्रोटेक्टेड प्लांट स्पीसीज थे, ठीक है। तो ये सब को चेंज कर दिया गया है, चार शेड्यूल कर दिया गया है, बस शेड्यूल्स चेंज कर दिया गया है 6 to 4, ये लिख लीजिए। अब चारों शेड्यूल में लिखिए क्या क्या है। शेड्यूल 1 में है एनिमल स्पीसीज विथ हाईएस्ट प्रोटेक्शन। शेड्यूल 2 में लिखिए एनिमल स्पीसीज विथ लेस प्रोटेक्शन। फिर लिखिए शेड्यूल 3 में प्रोटेक्टेड प्लांट स्पीसीज। और शेड्यूल 4 में है दोस्तों
स्पीसीज लिस्टेड इन साइट्स, मान लीजिए कोई स्पीसीज जिसको कि साइट्स के तहत प्रोटेक्शन प्राप्त है, तो उसको यहाँ शेड्यूल 4 में मेंशन किया जाएगा कि इसको साइट्स के तहत भी प्रोटेक्शन देना है। ठीक है, फिर देखिए ये वर्मिन वाला जो स्पीसीज है उसको हटा दिया गया है, वर्मिन वाला शेड्यूल हटा दिया गया है। लिख लीजिए, लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं लिखना है मत लिखिए। देखिए फिर लिख लीजिए, अगला लिखिए वाइल्ड एनिमल्स, ऐसा लिखिए वर्मिन्स विल बी डिक्लेयर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। नाउ वर्मिन्स विल बी डिक्लेयर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, उसके लिए शेड्यूल वुड्यूल की जरूरत नहीं है, वो सीधा नोटिफिकेशन से उसको ये कर दिया जाएगा, डिक्लेयर किया जाएगा। फिर देखिए दोस्तों एक शेड्यूल भी साइट्स के लिए है। ठीक है, और एक चैप्टर भी लाया गया है साइट्स के लिए। लिख लीजिए चैप्टर 5B फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ साइट्स, ये लिख लीजिए। फिर लिख लीजिए सेंटर विल रेगुलेट द इन्वेजिव एलियन स्पीसीज। इन्वेजिव एलियन स्पीसीज, इसमें प्लांट भी हो सकता है और एनिमल भी हो सकता है। जो इन्वेजिव एलियन स्पीसीज है, चाहे प्लांट या एनिमल, उसको रेगुलेट कौन करेगा? सेंटर, ये लिख लीजिए। फिर देखिए बहुत सारे रिलीजियस पर्पसेस के लिए एलिफेंट को यूज किया जाता है तो उसको परमिट किया गया है। इट हैज परमिटेड द यूज ऑफ एलिफेंट्स फॉर रिलीजियस पर्पसेस। ये है दोस्तों आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में जो अमेंडमेंट हुआ है वो। अब देखिए दोस्तों ये लिखिए इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस, इसको लॉन्च किया गया था दोस्तों अभी इंडिया में के द्वारा ही। देखिए जब प्रोजेक्ट टाइगर का 50 साल पूरा हुआ ना, प्रोजेक्ट टाइगर का 50 साल पूरा हुआ तो इंटरनेशनल लेवल पर बिग कैट्स अलायंस लॉन्च किया गया इंडिया के द्वारा। लिख लीजिए इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस लॉन्च्ड बाय इंडिया, लॉन्च्ड बाय इंडिया। ठीक है, और इसका एम है दोस्तों ये 7 जो बड़ी बिल्ली है ना, टाइगर, लायन, लियोपार्ड, स्नो लियोपार्ड, चीता, जैगुआर एंड पूमा, इन सबको ये प्रोटेक्ट करेगा। लिख लीजिए। अब दोस्तों आज ये प्रोजेक्ट टाइगर के ऊपर में, ठीक है। तो प्रोजेक्ट टाइगर एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इसको लिख लीजिए। प्रोजेक्ट टाइगर इट इज ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जिसको कि 1973 में लॉन्च किया गया था। ये लिख लीजिए प्रोजेक्ट टाइगर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, लॉन्च किया गया 1973 में। एम है इसका इन सीटू कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स, लिख लीजिए इतना ही लिखिए, इन सीटू कंजर्वेशन ऑफ टाइगर इसका एम है। मिनिस्ट्री किसके अंदर काम करेगी? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज।
इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी इसकी है NTC, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। देखते चले जाइए किस एक्ट के तहत बना है, तो यही वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ही इसको बनाया गया है, ये भी लिख लीजिए। अब बाकी देखिए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो सेंटर और स्टेट के बीच में फंड्स की शेयरिंग होगी, ये सब आपको पहले से पता है, वो सब लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए रिसेंटली अभी आगे चल करके एक प्रोजेक्ट एलिफेंट भी आता है, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर है उस तरह से प्रोजेक्ट एलिफेंट भी आता है। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 और प्रोजेक्ट एलिफेंट आता है 1991 में या 3 में, जब भी आता है 1990s लिख लीजिए। इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है, इनको मर्ज कर दिया गया है, प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट एक ये बना दिया गया है। तो ये लिख लीजिए दोस्तों, नाउ सेंटर हैज मर्ज्ड प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है। और एक डिवीजन बनाया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के तहत, जिसका नाम रहेगा प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट डिवीजन, प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट डिवीजन, मतलब एक ही डिवीजन रहेगा जो कि इसके अंदर काम करेगा। देखिए इसको क्यों मर्ज किया गया, आप खुद सोच सकते हैं कि मान लीजिए एलिफेंट और टाइगर दोनों जंगल में रह रहे हैं, अब एलिफेंट के प्रिजर्वेशन के लिए आप कोई चीज़ कर रहे हैं तो वो तो टाइगर में भी हेल्प करेगा, टाइगर के प्रिजर्वेशन के लिए कोई चीज़ कोई इनिशिएटिव ले रहे हैं तो वो शायद एलिफेंट के लिए भी हेल्प करेगा। तो अगर दोनों कोई मिल करके कहीं ना कहीं काम करेंगे तो कुछ पैसे भी बचेंगे, कुछ रिसोर्सेज भी बचेंगे, ह्यूमन रिसोर्सेज वगैरह का भी क्या होगा, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स नहीं होगा, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज नहीं होगा, इसीलिए इसको मर्ज किया गया है। अब देखिए दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर में क्या क्या एक्टिविटीज़ की गई हैं, तो एक तो टाइगर रिजर्व्स बनाए गए हैं, टोटल 55 टाइगर रिजर्व्स हैं इंडिया में, टोटल 55 टाइगर रिजर्व्स है। आपको सभी टाइगर रिजर्व्स का नाम लिख करके स्टेट इतना तो कर ही लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर कभी कभी उन टाइगर रिजर्व्स को विकीपीडिया पे डालिए, कुछ कुछ करते रहे बीच बीच में, या फिर जो नए वाले टाइगर रिजर्व्स हैं उनके बारे में देख लीजिए कि कौन सी नदी पार हो रही है, किस जगह पर पाए जाते हैं वगैरह वगैरह। बट ये नेम प्लस स्टेट ये तो अभी के अभी आपको कर लेना चाहिए, चाहे वीडियो को ही बीच में क्यों ना रोक दीजिए आप, ठीक है। और इसके अंदर क्या किया गया है दोस्तों, ये जो टाइगर रिजर्व्स हैं ये कोर बफर स्ट्रेटजी पर काम करती है। हम लिख लीजिए इस चीज़ को कि टाइगर रिजर्व्स वर्क ऑन कोर एंड बफर स्ट्रेटजी। तो जो कोर एरियाज हैं दोस्तों उसमें नया कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है, और बफर एरिया में थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन हो सकता है। बाकी आप इसको स्टैटिक में भी पढ़े होंगे, आपको पता होगा कि कोर एरिया का और बफर एरिया का क्या मतलब है। फिर ये लिख लीजिए एम स्ट्राइप्स है, देखिए जैसे हम लोग की फिंगरप्रिंट होती है ना एकदम यूनिक, वैसी जो टाइगर्स उनकी जो स्ट्राइप्स होती है ना स्ट्राइप्स वो भी बहुत यूनिक होती हैं। तो उन यूनिक स्ट्राइप्स को ही ऑब्जर्व करके ये जो एम स्ट्राइप्स जो सिस्टम है वो टाइगर की पॉपुलेशन को काउंट करता है, ठीक है। लिख लीजिए एम स्ट्राइप्स किससे रिलेटेड है, बस आपको इतना याद रखना, फिलहाल तो टाइगर से रिलेटेड है, बस इतना जान जाइए। ये लिख लीजिए मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवेल्युएशन फ्रेमवर्क भी जो है दोस्तों वो टाइगर रिजर्व के इवेल्युएशन को ही के लिए ही है। मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवेल्युएशन फ्रेमवर्क ये भी आपके टाइगर रिजर्व्स के लिए ही है, इसको भी लिख लीजिए। फिर देखिए ई बर्ड प्रोजेक्ट क्या करेगा, सर्विलांस एंड मॉनिटरिंग करेगा आपके टाइगर रिजर्व्स का। ई बर्ड प्रोजेक्ट ये ड्रोन वगैरह से करेगा, ठीक है ना।
टाइगर के बारे में जानिए अब कि इसका IUCN स्टेटस एंडेंजर्ड है, लिख लीजिए। साइट्स में ये अपेंडिक्स 1 में है, लिख लीजिए। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के 2 शेड्यूल में है, एक तो शेड्यूल 1 में है क्योंकि हाईली प्रोटेक्टेड एनिमल है, और दूसरा ये शेड्यूल 4 में है क्योंकि ये साइट्स में भी है। अभी हम लोगों ने 1, 2, 3 और 4 चारों शेड्यूल को देख लिया है, ठीक है ना। 1 में हाईली प्रोटेक्टेड एनिमल, 2 में थोड़ा लेस प्रोटेक्टेड एनिमल, 3 में प्रोटेक्टेड प्लांट्स, और 4 में वो एनिमल्स जो कि साइट्स में भी मेंशन है, ठीक है। तो इसलिए जो टाइगर है उसके बारे में लिख लीजिए। टाइगर IUCN इंडेंजर्ड है, साइट्स में ये अपेंडिक्स 1 में है, फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में भी है और शेड्यूल 4 में भी है। इसको हम लिख लीजिए इसको। ठीक है दोस्तों, बाकी टाइगर के बारे में और कुछ कुछ चीज़ें जानते हैं। जैसे इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है पैंथेरा टाइग्रिस, लिख लीजिए, लिख लीजिए। साइंटिफिक नेम इज पैंथेरा टाइग्रिस। और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? लगभग 13 कंट्रीज में पाया जाता है, मेनली बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना, म्यांमार और भी कुछ कंट्रीज में ये पाया जाता है, ठीक है। इसका हैबिटाट है दोस्तों हाई माउंटेन्स, मैनग्रूव स्वैम्स, टॉल ग्रासलैंड्स, ड्राई एंड मोस्ट डिसिडुअस फॉरेस्ट, एवरग्रीन एंड सोला फॉरेस्ट सिस्टम्स, इन सभी जगह पर ये पाया जाता है। फिर इसका सिग्निफिकेंस है दोस्तों, ये एक अम्ब्रेला स्पीसीज भी है और की स्टोन स्पीसीज भी है। तो लिख लीजिए ये टाइगर के बारे में ये चीज़ जरूर लिख लीजिए, इट इज एन अम्ब्रेला स्पीसीज प्लस की स्टोन स्पीसीज। बाकी मैंने आपको बता ही दिया है, अम्ब्रेला, की स्टोन, इंडिकेटर, सभी स्पीसीज का डेफिनेशन वगैरह आपको पता होना चाहिए। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है देख लीजिए। ये सॉलिटरी एंड टेरिटोरियल एनिमल है, सॉलिटरी अकेले रहता है। फिर देख लीजिए स्ट्राइप्स आर इंडिविजुअल, जैसे हम लोग का फिंगरप्रिंट है वैसे ही उनका स्ट्राइप होता है, ठीक है। जो टाइगर सेंसस होता है दोस्तों वो इंडिया में यही कराता है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में आप लिख लीजिए कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत, ठीक है। और हालांकि इसको फॉर्म किया गया था बाद में 2006 में फॉर्म किया गया था, यही वाला एक्ट को यूज करके इसको फॉर्म किया गया है 2006 में, ठीक है। तो NTCA बस इतना लिख लीजिए, स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, 1972 क्रिएटेड इन 2006, ऐसे लिख लीजिए। देखिए चेयरपर्सन इसके हैं मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। चेयरपर्सन कौन है? मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है, ये है इसके चेयरपर्सन। बाकी वाइस चेयरपर्सन है आपके वही मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जो कि यही मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज में होंगे। फिर और 3 MP जिसके मेंबर्स होंगे। फिर सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भी इसके मेंबर्स होंगे। किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करेगी पता ही है आपको। फिर ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसका? स्टैट्यूटरी अथॉरिटी प्रोवाइड करना प्रोजेक्ट टाइगर को। फिर यही सब इसका काम है दोस्तों, बाकी आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और देखिए ये जो NTCA है दोस्तों, ये रिपोर्ट को पब्लिश करती है। इट पब्लिशेस स्टेटस ऑफ टाइगर्स, को प्रेडेटर्स एंड प्रे इन इंडिया 2022 रिपोर्ट, ठीक है। अब इस रिपोर्ट के बारे में देख लीजिए, ठीक है। तो रिपोर्ट में देखिए इंडिया करेंटली हार्बर 75% ऑफ वर्ल्ड्स टाइगर पॉपुलेशन। तो लिख लीजिए इंडिया हैज़ 75% ऑफ वर्ल्ड्स टाइगर्स, लिख लीजिए।
देखिए इसको इस सेंसस के लिए क्या क्या मेथड्स यूज किया गया है, तो वही एम स्ट्राइप्स यूज किया गया है, फिर कैमरा ट्रैप यूज किया गया है, फिर डीएनए मेथड को भी यूज किया गया है दोस्तों। यानी एक सिंगल मेथड से नहीं किया गया है ये सेंसस, ये ध्यान में आपको रखना है। अब देखिए लिखिए हाईएस्ट टाइगर्स में लिखिए सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, एमपी में। लिखिए हाईएस्ट टाइगर सबसे ज़्यादा एमपी में है। लिखिए हाईएस्ट टाइगर सबसे ज़्यादा एमपी में है 785। सेकेंड पे लिखिए कर्नाटका 563। थर्ड में लिखिए उत्तराखंड। ठीक है, स्टेट का बता रहे हैं। ठीक है, ये टॉप 3 लिख लीजिए हाईएस्ट का टाइगर का। फिर लिखिए हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन नेशनल पार्क का। हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन नेशनल पार्क, तो सबसे ज़्यादा लिखिए जिम कॉर्बेट उत्तराखंड 2260 है। फिर लिखिए बांदीपुर कर्नाटका, बांदीपुर टाइगर रिजर्व में 150 है, सेकेंड नंबर पे है। फिर नागरहोले कर्नाटका, ये थर्ड नंबर पे है। फिर बांधवगढ़ एमपी, ये फोर्थ नंबर पर है। ठीक है, और दुधवा यूपी, ये भी फोर्थ नंबर पर है, फिफ्थ नंबर पर है, जो भी कहिए। नो टाइगर्स लिख लीजिए। दंपा में कोई टाइगर नहीं, दंपा कहाँ पर है, मिजोरम में है। कामलांग अरुणाचल में भी कोई टाइगर नहीं, कवाल में भी नो टाइगर है, सतकोसिया में भी नो टाइगर है, और सह्याद्री जो टाइगर रिजर्व जो महाराष्ट्र में, वहाँ पर भी कोई टाइगर नहीं है। लिख लीजिए नो टाइगर वाले टाइगर रिजर्व्स लिख लीजिए। दाम्पा मिजोरम, कामलांग अरुणाचल, कवल तेलंगाना, सतकोसिया उड़ीसा, सह्याद्री महाराष्ट्र। अब देखिए दोस्तों, मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवेल्युएशन जो है ना, मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवेल्युएशन ये किया जाता है इंडिया में टाइगर रिजर्व्स को जज करने के लिए कि कौन सा टाइगर रिजर्व प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है या नहीं किया कर रहा है। ठीक है, तो बस आपको ये नाम याद रखना चाहिए, मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवेल्युएशन। ठीक है, ऐसे लिख लीजिए विथ रिस्पेक्ट टू, ये किससे रिस्पेक्टेड है, किससे रिलेटेड है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइगर रिजर्व मैनेजमेंट इन इंडिया, टाइगर रिजर्व मैनेजमेंट इन इंडिया। ठीक है, और इसको कंडक्ट किया जाता है, ये मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवेल्युएशन जो कंडक्ट होता है वो एनटीसीए के द्वारा होता है। लिख लीजिए एनटीसीए, और प्लस वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा होता है। दोनों चीज़ लिख लीजिए। इसमें बेस्ट जो टाइगर रिजर्व है दोस्तों वो पेरियार टाइगर रिजर्व है। ठीक है, तो पेरियार टाइगर रिजर्व इज बेस्ट टाइगर रिजर्व अंडर मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवेल्युएशन। ये चीज़ लिख लीजिए, बाकी आप समझ लीजिए कि ओवरऑल जो मीन स्कोर है दोस्तों वो बढ़ा है इस मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इंडेक्स इवेल्युएशन में। जो मीन स्कोर है, यानी ओवरऑल हम लोग का टाइगर रिजर्व का जो मैनेजमेंट का तरीका है दोस्तों वो सुधार हुआ है उसमें, ये बस आपको ध्यान में रखना है। और कोई भी टाइगर रिजर्व इंडिया में वो पुअर क्वालिटी का नहीं है। अब देखिए दोस्तों, ये धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व के बारे में आप जान जाइए, ये नया टाइगर रिजर्व है, ये राजस्थान में है। लिख लीजिए फिफ्थ टाइगर रिजर्व फ्रॉम राजस्थान। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व इज द फिफ्थ टाइगर रिजर्व फ्रॉम राजस्थान। बाकी चार कौन कौन से, रणथंबोर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स और रामगढ़ विस्तारी। लिख लीजिए टाइगर रिजर्व ऑफ राजस्थान। पहले लिख लीजिए रणथंबोर। ठीक है, दूसरा लिख लीजिए सरिस्का। तीसरा लिख लीजिए मुकुंदरा हिल्स।
चौथा लिख लीजिए रामगढ़ विषधारी, और पांचवा लिख लीजिए धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। और धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व से आपको ध्यान में रखना है कि चंबल रिवर यहाँ से पास होता है, चंबल रिवर यहाँ से पास होता है, ये लिखना है आपको। बाकी ये देख लीजिए यहाँ पे ट्रॉपिकल और ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है यहाँ पर। सांभर, चीतल, ब्लू बुल, वाइल्ड बोर, स्लॉथ बियर, हाइना, लियोपार्ड, ये सब पाया जाता है। एक पॉइंट और ये लिख लीजिए दोस्तों कि टाइगर रिजर्व्स आर नोटिफाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट्स, लिख लीजिए नोटिफाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट्स ऑन एडवाइज ऑफ एनटीसीए, ऑन एडवाइज ऑफ एनटीसीए। यानी एडवाइज कौन करता है? एनटीसीए। नोटिफाई कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट जब नोटिफाई कर देता है दोस्तों तो उसको वापस से फिर एनटीसीए अप्रूवल भी दे देता है, एनटीसीए बाद में उसको अप्रूवल दे देता है। तो नोटिफाई स्टेट गवर्नमेंट करेगा, अप्रूवल एनटीसीए देगा। तो ये थोड़ा जो मैकेनिज्म वो आपको पता होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, ऊपर में आप देख रहे थे ना टाइगर रिजर्व्स विथ नो टाइगर, उसमें था एक टाइगर रिजर्व सतकोसिया। तो रिसेंटली जो है सतकोसिया टाइगर रिजर्व में यहाँ बांधवगढ़ एमपी में जो टाइगर रिजर्व था, आपको पता है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में कितने 135 टाइगर थे, आपको ऊपर देखे थे आप। बांधवगढ़ और दुधवा दोनों में 135 थे, बांधवगढ़ और दुधवा दोनों में 135 थे। चलिए मैं ऊपर दिखाता हूँ आपको, देखिए बांधवगढ़ में कितने टाइगर है 135, और दुधवा में कितने टाइगर है 135। तो ये 4th नंबर पे, ये 5th नंबर पे है टाइगर रिजर्व्स, ठीक है। और ये तो हो गए 135 टाइगर्स हैं यहाँ पर। और यहाँ देखिए सतकोसिया क्या है, यहाँ पर है उड़ीसा में है। यहाँ पर कितने टाइगर हैं? 0। तो कोशिश ये किया गया कि बांधवगढ़ से कुछ टाइगर को सतकोसिया में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, यानी ट्रांसफ़र ऑफ टाइगर्स। और ये प्रोजेक्ट फेल हो गया क्योंकि जो टाइगर को वहाँ ट्रांसफ़र किया गया वो टाइगर्स मर गए दोस्तों। तो इसीलिए दोस्तों जो बाघ है वो भी अकेला पड़ जाए तो वो मर सकता है, ये ध्यान में आपको रखना है। कि टाइगर ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट जो है वो फेल कर गया। टाइगर को कहाँ से ट्रांसलोकेट किया गया था? मध्य प्रदेश से के बांधवगढ़ से सतकोसिया, ठीक है। तो ठीक है, इसके बारे में आपको कुछ ज़्यादा जानने लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको ध्यान में रखना है। अब देख लीजिए दोस्तों, ये सारे प्रोग्राम्स है, ये सब कुछ इसके बारे में जानना आपको नहीं बहुत ज़्यादा, इतना बस जानिए कि ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव 2010 सेंट पीटर्सबर्ग में ये डिक्लेरेशन किया गया था। सब काट करके लिख लीजिए बस। ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव 2010 सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन। टारगेट क्या था इसका? टारगेट था टू डबल द टाइगर पॉपुलेशन बाय 2022, बस इतना लिख लीजिए। ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव इन 2010 कहाँ पर ये हुआ था? सेंट पीटर्सबर्ग में। सेंट पीटर्सबर्ग कौन से कंट्री में है आप बताइए? तो जर्मनी में है कि रसिया में है? ठीक है, एनीवेज तो सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन हुआ था, ये ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव 2010 के तहत। टारगेट था कि टारगेट वाज टू डबल द टाइगर पॉपुलेशन बाय 2022। आपको ये जान कर खुशी होगी कि इंडिया ने ये ऑलरेडी ये टारगेट को मीट कर लिया था, 2018 में ही मीट कर लिया था। यानी हमारे जंगलों में जो बाघ हैं उनकी संख्या डबल हो चुकी है। अब आइए दोस्तों प्रोजेक्ट चीता के ऊपर में। तो देखिए 2 टाइप के चीता हैं, सबसे पहले उसको समझ लीजिए। एक है अफ्रीकन चीता, लिख लीजिए, और एक है एशियाटिक चीता। अफ्रीकन चीता का स्टेटस है वल्नरेबल, एशियाटिक चीता का स्टेटस है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड।
मतलब देखा जाए तो खतरे में तो दोनों ही है, लेकिन एशियाटिक चीता कुछ ज़्यादा ही खतरे में है। एशियाटिक चीता बहुत पहले इंडिया में भी पाया जाता था, 1952 में इंडिया से एक्सटिंक्ट हो गया। लोग बहुत ज़्यादा पहले शिकार करते थे दोस्तों इन लोगों का, ये चीता लोगों का, और चीता का तो शिकार कर करके ख़त्म ही कर दिया दोस्तों। 1952 में चीता इंडिया से एक्सटिंक्ट हो गया। अभी जो ये एशियाटिक चीता है वो सिर्फ और सिर्फ ईरान में पाया जाता है, वही बहुत कम संख्या में। ठीक है, एशियाटिक चीता आज की डेट में ओनली ईरान में पाया जाता है, वो भी काफ़ी कम संख्या में, ये लिख लीजिए। लेकिन ये जो अफ्रीकन चीता है वो आपका यहाँ अफ्रीका में पाया जाता है, अलग अलग कंट्रीज़ में, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दोस्तों बस शॉर्ट में इतना जान लीजिए कि अफ्रीकन चीता थोड़ा बड़ा होता है और एशियाटिक चीता थोड़ा छोटा होता है। इसी तरह से दोस्तों अफ्रीकन हाथी भी जो है वो भी बड़ा होता है, और एशियाटिक हाथी, एशियाटिक एलिफेंट भी वो छोटा होता है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अब चूंकि ये बड़ा है दोस्तों तो ये ज़्यादा खाना खाता होगा और अलग अलग चीज़ों को खाता होगा, और ये जो एशियाटिक चीता है इसका जो डाइट है वो लिमिटेड होगा क्योंकि ये छोटा है। ठीक है, तो लिख लीजिए अफ्रीकन चीता, एशियाटिक चीता। एशियाटिक चीता ओनली पाया जाता है कहाँ? ईरान में। ठीक है, अफ्रीकन चीता कहाँ कहाँ पाया जाता है? ये वल्नरेबल है, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, एकदम लिखना याद भी कर लेना है। अब देखिए अफ्रीकन चीता के ऊपर अब बात हुई है। अफ्रीकन चीता दोस्तों अपेंडिक्स 1 ऑफ साइट्स के अंदर है, अपेंडिक्स 1 ऑफ साइट्स के अंदर ये प्रोटेक्टेड है, लिख लीजिए। ये एक फ्लैगशिप स्पीसीज भी है, फ्लैगशिप स्पीसीज भी है और अम्ब्रेला स्पीसीज भी है, लिख लीजिए। अब ये देखिए वर्ल्ड का फास्टेस्ट लैंड मैमल है, यानी सबसे तेज कौन दौड़ता है? तो चीता। और दोस्तों प्यास लगे तो पानी पी लीजिए क्योंकि चीता भी पीता है। एक चीज़ और लिख लीजिए कि दे डोंट रोर, दे डोंट रोर। दूसरी बात और लिख लीजिए, दे हंट ड्यूरिंग द डे, यानी कि रात में नहीं दिन में ही शिकार कर लेते हैं। जनरली शेर वगैरह क्या करते हैं? रात में शिकार करते हैं, लेकिन ये लोग दिन में ही शिकार कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लिख लीजिए चीता के बारे में। अब दोस्तों इंडिया में चूंकि चीता पाया नहीं जाता है तो इंडिया में चीता को डेवलप करने का कोशिश किया जा रहा है। कैसे? अफ्रीका से चीता मंगा करके, और इसी प्रोजेक्ट को नाम दिया गया है प्रोजेक्ट चीता। प्रोजेक्ट चीता नाम दिया गया है इसको, और इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा NTCA के द्वारा, लिख लीजिए। प्रोजेक्ट चीता विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय NTCA। फंड कहाँ से आएगा दोस्तों इसमें? तो फंड आएगा प्रोजेक्ट टाइगर से, लिख लीजिए। फंड आएगा प्रोजेक्ट टाइगर से और कैंपा से, जो कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी होता है वहाँ से भी इसमें फंड आएगा। फंडिंग आएगा प्रोजेक्ट टाइगर से प्लस कैंपा फंड से। इंडिया में आपको पता होना चाहिए कि 1952 में ही चीता एक्सटिंक्ट हो चुका था, ये चीज़ लिख लीजिए। लिखना है तो नहीं तो याद कर लीजिए। चीता कहाँ से मंगाया गया है वो लिख लीजिए, नामीबिया से और साउथ अफ्रीका से। चीता मंगाया गया है फ्रॉम नामीबिया एंड साउथ अफ्रीका। और सबसे पहले उसको कहाँ भेजा जा रहा है? कूनो नेशनल पार्क में। हालांकि और भी टाइगर रिजर्व्स को और भी जगह को डेवलप किया जा रहा है चीता के को पालने के लिए, चीता को बढ़ावा देने के लिए। चीता आपने लिख ही लिया है कि कहाँ कहाँ से लाया गया है, नामीबिया और साउथ अफ्रीका से। सबसे पहले कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया है? कूनो नेशनल पार्क MP में। कूनो नेशनल पार्क MP में इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया जाएगा। बाद में इसको दोस्तों नौरादेही में और गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन सब जगह में भी इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। चलिए सारी चीज़ें आप लिख चुके हैं। चीता का जेस्टेशन पीरियड लिख लीजिए दोस्तों। जेस्टेशन पीरियड होता है यानी बच्चा देने में कितना समय लगाती है एक स्त्री चीता। अच्छा, स्त्री चीता को क्या बोलेंगे? चीती नहीं, उसको फीमेल चीता बोलेंगे दोस्तों। एनीवेज, तो ये 93 डेज में बच्चा दे देती है एक चीता। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों हो गई आपके प्रोजेक्ट चीता के बारे में। अब दोस्तों इस वीडियो को हम लोग यहीं पर स्टॉप कर देते हैं क्योंकि वीडियो अब आपका 1 आवर से बड़ा हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे प्रोजेक्ट एलिफेंट से
लेकर के चलेंगे। एंड आई एम अगेन वेरी सॉरी दोस्तों कि ये वीडियो लाने में काफ़ी टाइम लग गया, बीच में काफ़ी बड़ा ब्रेक हो गया, बट मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, क्योंकि बीच में अगर मैं वीडियो रिकॉर्ड करता तो आपको वो क्वालिटी शायद नहीं मिलती जो आप मेरे से उम्मीद करते हैं, ठीक है, जिसकी आप मेरे से उम्मीद करते हैं। मुझे लग रहा था अगर मैं अभी रिकॉर्ड भी करूँगा तो शायद मैं उतने अच्छे से, उतने एनर्जेटिक वे में आपको नहीं समझा पाऊँगा, नहीं लिख पाऊँगा। तो वैसा दोस्तों बेकार काम करने से अच्छा थोड़ा सा ब्रेक ले लेना ही होता है। लेकिन अब इससे आगे जो भी वीडियो जाएंगे वो आपको बहुत ही अच्छे क्वालिटीज़ के मिलेंगे, ऐसा मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। इसीलिए आप लोग जो है इससे नोट्स बनाइए और टेंशन मत लीजिए, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। चलिए दोस्तों, बाय बाय।